हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप सबको पता है कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो इसके जो फॉर्म है वो 18 तारीख से भरने स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर रखी है। 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी। मतलब आपके पास लगभग 20 दिन का 19 दिन का टाइम है, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके इसमें जो जो इस नोटिफिकेशन में जो जो चीज़ें हैं वो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे फर्स्ट चीज़ तो यही है कि इसमें जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट यहाँ पे 7 सितंबर शाम को 6 बजे फॉर्म बंद हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो यूपीएससी है वो विड्रॉल ऑप्शन देता है कि अगर मान लीजिए आपकी तैयारी, आपको लगता है कि आपकी तैयारी नहीं है तो आप अपने फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं। जो इसकी डेट है वो यानी कि 7 सितंबर आपकी लास्ट डेट होगी। उसके एक हफ्ते बाद यानी कि 14 सितंबर से विड्रॉल फॉर्म एक वीक के लिए खोले जाएंगे, यानी कि 14 से 20 तारीख तक आप अपने फॉर्म को विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें अपने जो भी आप एलिजिबल कैंडिडेट जो होंगे उनके जो 3 वीक्स बिफोर द कमिंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है। मतलब इसमें क्या बता रखा है, इसमें आपके एडमिट कार्ड का बता रखा है। आपका जो एडमिट कार्ड है वो 3 हफ्ते पहले एग्जाम से कम 3 हफ्ते पहले वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिफ्थ पॉइंट में यहाँ पे पेनल्टी के बारे में बता रखा है कि जो इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी वो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3। ठीक है। मतलब आपके एक गलत क्वेश्चन पे, एक 3 गलत क्वेश्चन पे एक सही के मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें हम आगे बात करें तो इसमें 7th पॉइंट में कुछ खास नहीं है, 8th 9th में भी ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी इसके बाद हम बात करें यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की। एग्ज़ाम डेट है 20 दिसंबर 2020। मतलब आपके लगभग अगर हम बात मान के चले अगस्त सितंबर, सितंबर में 1 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि लगभग 4 महीने आपके पास है। अगर आप अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो 4 महीने, वैसे तो आपने कुछ बेसिक्स वगैरह फंडामेंटल्स अगर पहले कर रखे हैं तो आप 4 मंथ में आपके रिवीजन के लिए सबसे अच्छा टाइम है। हाँ, अगर बिल्कुल स्टार्टिंग से आप करना चाह रहे हैं तो यूपीएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है तो वही है कि 4 महीने थोड़ा सा कम टाइम ड्यूरेशन रहता है, क्योंकि जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में तो काफ़ी ईजी लेवल के नहीं रहते हैं। मतलब इसमें जो हमारी डेट रहेगी, एग्ज़ाम डेट वो बता दिया, 20 दिसंबर 2020 को एग्ज़ाम है। यहाँ पे पोस्ट है, हालांकि ये पोस्ट टेनेटिव पोस्ट है। इसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस बार वैकेंसीज़ काफ़ी कम आई है, सिर्फ 209 वैकेंसीज़ है। लेकिन फिर भी जो ये वैकेंसी टेनेटिव होती है और ये आने वाले टाइम में ऐसा माना जा रहा है कि 60 से 70 वैकेंसी अभी और बढ़ सकती है। तो इसके बाद जो ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, जहाँ जहाँ पे भी आपको अपना सेंटर डालना है आप वहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें वही है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलर्ट, जो पहले अप्लाई करेगा उसका पहले। अगर मान लो मैंने पटना भरा है तो अगर मैं पटना के लिए फ़िल कर रहा हूँ तो अगर मैंने पहले फॉर्म फिल किया है तो पटना में मुझे मिल जाएगा। अगर पटना की सीट फुल हो गई तो उसके बाद मुझे कहीं और जो मेरी सेकंड प्रेफरेंस होगी उसमें मिलेगा। इसके बाद जो ये एक यहाँ पे बोल्ड फॉर्म में दे रखा है, इसमें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए दे रखा है कि जिनके पास भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म को, वो अपने फाइनेंशियल ईयर 2019-20 का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो दिखाएंगे यहाँ पे। ठीक है। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपके पास होना चाहिए। उस टाइम पे आपको अगर 2020 के बाद भी अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस टाइम पे भी आपके पास 2019-20 का इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो इसके बाद जो एलिजिबिलिटी है, इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो ये एज लिमिट है वो इन्होंने 1 अगस्त, सॉरी, इसमें जो एज लिमिट रही है वो 20 से 25 साल होनी चाहिए। ठीक है। ये आपकी कब मेंशन कर रखी है, 1 अगस्त को। ठीक है। 1 अगस्त को अगर आपकी एज 25 हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। और अगर आपकी एज 20 से कम है 1 अगस्त को तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है। जो एज क्राइटेरिया यहाँ पे 20 to 25 ईयर्स है। इसके साथ साथ इसमें जो रिलैक्सेशन है वो यहाँ पे दे रखा है, आप रिलैक्सेशन को देख सकते हैं, जो भी ओबीसी वगैरह और जो SC ST कैटेगरी से हैं। इसके बाद जो अब नीचे हैं, एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए दिया गया है। फ़ीस के लिए यहाँ पे 200 रुपये फ़ीस है, जो भी जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है। और जो SC ST और फीमेल कैटेगरी है उनके लिए फ़ीस रिलैक्सेशन में छूट दी गई, फ़ीस रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे वही चीज़ें मेंशन कर रखी है। अब यहाँ पे लास्ट डेट को मेंशन कर रखा है कि लास्ट डेट जो है 7 सितंबर है, कि शाम को 6 बजे तक हम अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अभी विड्रॉल के बारे में, सर्विस एलोकेशन के बारे में कि मेरिट लिस्ट पे आपका सिलेक्शन होगा।
अब ये आगे आता है सिलेक्शन प्रोसीजर का। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमने देख लिया है कि मेन जो नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। अभी क्या है कि अभी जैसे हमारा जो यहाँ पे वीडियो देख रहे हैं आप, इसके डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम के लिंक पे आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे, वहाँ पे आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा। उस व्हाट्सएप ग्रुप में अभी हम क्या करा रहे हैं, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हम बार बार क्वेश्चन वगैरह अपलोड करेंगे। और पेपर 2 में जो आपकी एस्से राइटिंग होती है, उसके उसके लिए भी हम बार बार जो आंसर प्रैक्टिस होती है, हम टॉपिक देते हैं, उसके बाद हम जितने भी ग्रुप मेंबर्स होते हैं वो सभी अपने एंड पे आंसर लिख के अपलोड करते हैं। तो उसके बाद हम आपस में उसको डिस्कस करते हैं। तो आप एक बार एक काम करना, आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना और टेलीग्राम से आपको उसका व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। तो इसमें अभी एक बार सिलेबस का देख लेते हैं हम। अभी हम एक बार इसके सिलेबस को और देख लेते हैं। इसमें फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि 2 पेपर कंडक्ट कराए जाते हैं, एक सुबह होगा और दूसरा शाम को होगा। जो पहले वाला पेपर होता है उसमें जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का पेपर होता है, जिसमें हमारी 3 चीज़ें इंक्लूड रहती है। सबसे फर्स्ट होती है हमारी जीएस, या जिसको हम जीके बोले या जनरल साइंस जीके जो भी बोले हम। जो सेकंड होता है वो यहाँ पे रीजनिंग का थोड़ा पोर्शन रहता है और कुछ मैथ के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती है। हालांकि जो मेन मेजोरिटी रहती है वो जीएस की रहती है। रीजनिंग से ये लगा सकते हैं हम कि 125 में से मुश्किल से दोनों के मिला के लगभग 25 से 30 क्वेश्चन रहते हैं। तो लगभग 90 से लेकर 100 क्वेश्चन हमारे सिर्फ जीएस के पोर्शन से रहते हैं। ये यहाँ पे जो फर्स्ट पेपर होता है वो हमारा 125 क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 250 मार्क्स। इसके अलावा जो हमारा सेकंड पेपर होता है वो हमारा 200 मार्क्स का होता है। जो टोटल हमारी जो कट ऑफ रहती है वो 450 पे रहती है, जो 450 में से हमारी कट ऑफ रहेगी। इसके बाद यहाँ पे हमारा जो भी कैंडिडेट इसको क्वालिफाई करेंगे 450 के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रहेगी उसमें फिर जैसे कि यहाँ पे इसमें मीडियम बता रखा है, जो पेपर 2 का मीडियम है। इसमें फ्रेंड्स एक ये होता है कि जो ये पेपर 2 होता है, पेपर 2 का अलग से कट ऑफ रहते हैं। जैसे कि आउट ऑफ 200 अगर हमारे 60 मार्क्स आते हैं, अगर 60 मार्क्स से ऊपर रहते हैं तो हमारा पहले वाला पेपर चेक होता है, नहीं तो हमारा पहले वाला पेपर चेक नहीं होता है। तो मेन जो सबसे पहला फोकस रहता है वो सेकंड पेपर को क्वालिफाई करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हमारा जो पेपर जब जैसे ही अगर हमारे 60 प्लस आते हैं, वो अलग कट ऑफ रहती है सेकंड वाले पेपर की, वो 60-70 रह सकती है, तो मे भी फ्लक्चुएट कर सकती है, लेकिन वो लगभग 60 के आसपास रहती है। तो इससे ज़्यादा जिसके आएंगे उसका पहले वाला पेपर चेक होगा, नहीं तो उसका पहले वाला पेपर चेक नहीं होगा। इसमें जो फिर जिसके 450 में से जिसकी जो कट ऑफ रहेगी उसमें से जो कट ऑफ से ऊपर रहेगा उनको फिर पीईटी यानी कि, या उसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोले, उसके लिए बुलाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसमें क्या क्या चेक होगा यहाँ पे मेल और फीमेल के लिए दोनों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। इसमें सबसे पहले होती है 100 मीटर रेस, जिसको मेल कैटेगरी के लिए 16 सेकंड में और फीमेल कैटेगरी के लिए 18 सेकंड का टाइम दिया जाता है। जो सेकंड होते हैं, फिर उसके बाद 800 मीटर की रेस होती है, ये साथ साथ ही होता है। उसके बाद जो 800 मीटर की रेस होगी उसमें आपको 3 मिनट और 45 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जबकि फ़ीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड यानी कि 1 मिनट एक्स्ट्रा दी जाती है। इसके बाद हमारी आती है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में जो मेल है उनके लिए 3.5 मीटर है, फीमेल के लिए 3 मीटर है। इनमें जो लॉन्ग जंप होगी इनमें 3 चांस मिलेंगे, दोनों को ही, मेल को भी और फीमेल को भी। जबकि जो शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट में जो वज़न बताया गया है वो 7.26 किलोग्राम का है। ये सिर्फ और सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए है। यहाँ पे फीमेल के लिए जो शॉर्ट पुट है वो नहीं है, सिर्फ मेल कैटेगरी के लिए उनको 4.5 मीटर उस गोले को फेंकना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारा जो भी इस फिजिकल को क्वालिफाई करेगा उसको इंटरव्यू यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसके जो मार्क्स रहते हैं वो 150 मार्क्स का रहता है। अब ये 3 कैटेगरी यहाँ पे फर्स्ट एग्ज़ाम हो गया जिसका 450 मार्क्स का। जो फिजिकल पीईटी होता है वो यहाँ पे क्वालिफाइंग होता है, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलते। जो जो इसको क्वालिफाई करेगा वो इंटरव्यू के लिए जाएगा और इंटरव्यू के यहाँ पे 150 मार्क्स होते हैं। तो टोटल हो गया यहाँ पे 600 यानी कि 600 नंबर में से आपकी फाइनल लिस्ट लगेगी। अब जिनका भी फाइनल लिस्ट में जो भी क्वालिफाई करते हैं उनको फिर आगे मेडिकल वगैरह के लिए बुलाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद यहाँ पे जो ये नोटिफिकेशन हमने समझ लिया है कि 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम होता है। पहला हमारा पीईटी मतलब जिसको जीएस और इंग्लिश वाला पोर्शन रहता है, ऐसे वाला, और उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है।
और फिर फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। अब बात करते हैं सिलेबस की कि सिलेबस क्या क्या मेंशन कर रखा है यूपीएससी ने हालांकि इसमें जो मेंशन कर रखा है, सबसे पहले तो पेपर 1 की बात करें हम, उसमें रीजनिंग वाला जो जनरल मेंटल एबिलिटी है, उसमें हमारा जो लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ का पार्ट रहेगा, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन दोनों इंक्लूड रहेंगे। ये तो हमारा हो गया मैथ प्लस रीजनिंग वाला पोर्शन। ये यहाँ पे एक पॉइंट में मैथ और रीजनिंग को इन्होंने सिलेबस को मेंशन कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे मैथ में प्रॉफिट लॉस ये वगैरह इन्होंने ये चैप्टर नहीं डिसाइड कर रखा है, ये आपका जो रहेगा वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे क्वेश्चन पूछे नहीं जा सकते, परसेंटेज वगैरह सब के सब इसमें इंक्लूड रहते हैं। इसके बाद पोर्शन आता है जनरल साइंस वाला। जनरल साइंस में वहीं आपका जो जनरल अवेयरनेस या जितने भी जो भी जनरल साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तीनों की तीनों इसमें इंक्लूड रहते हैं। इसके बाद करंट इवेंट्स और नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ये मेनली मतलब चारों चीज़ें रहती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस, इकोनॉमी, मतलब ये सारी की सारी जो भी चार चीज़ें हमारी रहती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और फिर जनरल साइंस और साथ साथ करंट अफेयर, ये मेनली किसी भी एग्जाम में जो जीएस का पोर्शन रहता है उसका यही सिलेबस रहता है। तो यहाँ पे हालांकि सिलेबस थोड़ा सा जो पर्टिकुलर वे में इन्होंने मेंशन कर रखा है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे करंट इवेंट्स की अगर बात करें तो नेशनल और इंटरनेशनल वाले, जहाँ पे कल्चर, म्यूजिक, आर्ट, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, गवर्नेंस, सोसाइटी डेवलपमेंट इशू, इंडस्ट्री, बिजनेस, मतलब जो भी करंट अफेयर है चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड रहेगी। यहाँ पे बैंकिंग वगैरह वाली नहीं है, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं सिलेबस में भी ज़्यादा इंक्लूड नहीं है। जो करंट इवेंट्स है बैंक से रिलेटेड वो इसमें पूछे भी नहीं जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पॉलिटी और इकोनॉमिक्स की, तो द क्वेश्चन सेल एम टू टेस्ट कैंडिडेट नॉलेज ऑफ द कंट्री पॉलिटिकल सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सोशल सिस्टम एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, रीजनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटीज इशू एंड ह्यूमन राइट्स इंक्लूडिंग इट इंडिकेटर्स। ठीक है, इसमें मतलब क्या है कि इस लाइन में इन्होंने सब कुछ, जो कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी में पॉलिटी वाला पोर्शन जो हम पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स, इसके साथ साथ जो सिक्योरिटी रहती है, इंटरनल सिक्योरिटी हमारी, उसके साथ साथ जो ह्यूमन राइट्स वाला चैप्टर वो हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन वाले में भी इंक्लूड रहता है, मतलब जितना भी ये रहता है वो सारा का सारा इसमें इंक्लूड रहेगा। इसके बाद अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में हमारा सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हिस्ट्री हमें पढ़नी है, मतलब वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी और पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, ये सारी की तीनों चीज़ों का हमारे हिस्ट्री से कनेक्ट करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इंक्लूड द एज ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म और फ्रीडम मूवमेंट्स, जो फ्रीडम मूवमेंट्स वाला मेन पोर्शन रहता है यहाँ पे, जो कि 1905 से 1947 वाला। ठीक है, इसमें जो इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी है उसमें रहता है द क्वेश्चन सेल बी फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें और ये वर्ल्ड के एस्पेक्ट से भी और इंडिया के एस्पेक्ट से भी, दोनों के एस्पेक्ट से पूछा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें अभी जैसे कि हमने सिलेबस मेंशन, जो भी सिलेबस मेंशन है उसमें हमने देखा यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, कहीं पे भी वर्ल्ड हिस्ट्री को मेंशन नहीं कर रखा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में हमें पता होना चाहिए, तो वर्ल्ड हिस्ट्री इस सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पेपर की, यानी कि ऐसे वाले पेपर की, तो ऐसे वाला पेपर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में ऐसेज पूछे जाते हैं, जिसमें जो आपका पार्ट ए और बी में ये इसलिए बांटा गया है क्योंकि जो पार्ट ए रहता है उसमें हमारे पास ऑप्शन रहता है कि अगर हम उन ऐसेज को इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में लिख सकते हैं और हिंदी में चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं। लेकिन जो बी वाला पोर्शन रहेगा, जो ए वाला पोर्शन है वो हमारा 80 मार्क्स का रहता है, यानी कि आपको जो ऐसेज लिखने हैं वो 4 ऐसे लिखने हैं 20-20 नंबर के, वो चाहे आप इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें। लेकिन जो बी वाला पोर्शन रहेगा वो आपका 120 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपका कंप्रिहेंशन, प्रेसेज राइटिंग वगैरह ये सब रहता है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपको ओनली और ओनली इंग्लिश में ही लिखना है, इसमें यहाँ पे चॉइस नहीं है कि आप हिंदी में लिखें, सिर्फ और सिर्फ ऐसे के लिए आपको ऑप्शन मिलता है। तो इसलिए जो मेजोरिटी रहते हैं वो सिंपल है कि वो इंग्लिश में ही लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो इसमें हमने जैसे कि बता दिया कि कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, प्रेसिज राइटिंग रहेगी, आर्गूमेंट्स रहता है, ग्रामर का रहता है और रिपोर्ट्स वगैरह भी पूछी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो नोटिफिकेशन था इसको मैंने जितना भी ब्रॉडली जल्दी जल्दी मैं आपके सामने डिस्कस किया है, ताकि आपको ये जो 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 इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो आपको पता लग जाए। इसमें बाकी ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा वो। हाँ, एक जो कि आपके दिमाग में रहता होगा कि हाइट, इसमें हाइट मेंशन नहीं कर रखी है, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हाइट नहीं है। हाँ, ये रहा जो इसमें जो फिजिकल स्टैंडर्ड है इसमें रहता है। ठीक है, इसमें जो हाइट वगैरह है, हाइट वगैरह में जो मेन के लिए है 165 है,
और जो फीमेल के लिए है वो 157 सेंटीमीटर है। जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर है मेल के लिए, और फीमेल के लिए यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं है। मेल के लिए 5 सेंटीमीटर मिनिमम एक्सपेंशन है, मतलब अगर आपकी 81 है तो 86 होनी चाहिए, 82 है तो 87 होनी चाहिए। तो ये आपका चेस्ट का रहेगा। वेट यहाँ पे 50 और 46 kg है। ये आपका आई साइट है, आई साइट आपका 6/6 होना चाहिए, और वर्स कंडीशन में आपका 6/12 भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन ये डिस्टेंस विजन में है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो मतलब आपका ये है, ये विद ग्लासेस या लासिक सर्जरी अगर आपने करा रखी है तो इसमें परमिटेड सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसमें अगर आपने ये तो ये यहाँ पे दे रखा है इसके बारे में, तो ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो ये है आपका, ये इस पोस्ट के लिए अगर आपकी हाइट जैसे अगर मान लो 165 से कम है या फीमेल की 157 से कम है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ऐसी इस टाइम पे एज में आके यहाँ पे हम हाइट को ज़्यादा बढ़ा भी नहीं सकते हैं। ये आपका वेट चार्ट दे रखा है, रिलेटिव वेट चार्ट जो होता है आपकी एज के अकॉर्डिंग, एज और हाइट के अकॉर्डिंग। तो ये यहाँ पे कंप्लीट नोटिफिकेशन है, इसके 14 पेज का नोटिफिकेशन है। इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बाकी आप इसको यूपीएससी की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसमें लास्ट डेट का वेट ना करें, आप जितना जल्दी हो सकता है आप इस फॉर्म को फिल करें, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग आपका जो सेंटर जो भी आप फिल करना चाहते हैं, जहाँ पे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो भी आपको फर्स्ट यहाँ पे जैसे फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट बोल रखा है इन्होंने, कि आप अगर पहले अप्लाई करते हैं तो आपको आपका मनचाहा सेंटर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मैंने बताया कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, नंबर भी मिल जाएगा और ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ पे आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम पेपर 2 के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस किया करेंगे। हालांकि पेपर 1 के लिए भी क्वेश्चन वहाँ पे अपलोड होते रहेंगे, वो तो आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन रहेगा हमारा पेपर 2 के लिए जो प्रैक्टिस रहेगी वो हमारी व्हाट्सएप ग्रुप पे रहती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मैं एक काम करता हूँ, मैं इसमें डायरेक्ट भी डाल देता हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, क्योंकि बहुत लोग हैं जो टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, तो वो डायरेक्ट इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और इस एग्ज़ाम को इस बार दे रहे हैं तो ही ग्रुप ज्वाइन करना, क्योंकि वही है ना कि फिर जैसे ग्रुप फिल हो जाता है, उसकी जो लिमिट होती है 257 मेंबर्स की होती है, अगर वो फिल हो जाती है तो फिर जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पाते, उसके लिए फिर अलग से एक ग्रुप और बनाना पड़ता है और फिर वो अलग अलग रहता है, तो कुछ पोर्शन वहाँ पे मिस हो जाते हैं। तो इसलिए जो भी बच्चे इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं सिर्फ वहीं इस ग्रुप को ज्वाइन करना, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि जो ये नोटिफिकेशन है आपको जो मैंने बताया है वो समझ आ गया होगा। तो आप इसको फॉर्म को फिल कर दें और अपनी तैयारी जितना जल्दी हो सके उतना स्टार्ट कर दें। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।